वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ पीटी के दृष्टि से सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर सभी लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और भी जो सर्कुलेट ग्रुप है वहाँ पर आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। जो हमारा लक्ष्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से लिंक दिए रहते हैं, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे युक्ति आईएएस का ऐप का लिंक दिया होगा, तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत से सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो की पॉइंट है, कल से आप लोगों को ऐप पर दिया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक परचेज नहीं किए हैं वो ज़रूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम फी रखा गया है। इतना मात्र 199 आप लोगों को रखा गया है, तो बहुत बड़ी राशि नहीं है। बस एक जवाबदेहिता तय करने के लिए राशि रखी गई है ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से काम कर सके। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड करके युक्ति आईएएस ऐप का, और इस फॉर्मेट को आप लोग देख सकते हैं। कल मैंने ग्रुप पर आप लोग की नोट्स शेयर भी किया था, पीडीएफ उसका अब आपको केवल ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि इसका जो अंडरलाइन पीडीएफ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस न्यूज़पेपर का, वो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी माध्यम है हमसे जुड़ने का, तो आप जुड़ सकते हैं। युक्ति आईएएस का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले जो भी न्यूज़ है उस पर। देखिए, बहुत से न्यूज़ ऐसे होते हैं जो प्रथम दृष्टया लगता है कि यह पहले पेज पर है तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस अभ्यर्थी को यह आ जाता है तो अपना जो सिलेक्शन का 50% जो दर है वो बढ़ा लेता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जिस अंतर को यह समझ लेता है, जो भी अभ्यर्थी है, यूपीएससी के अभ्यर्थी हो या स्टेट पीसीएस के अभ्यर्थी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने 50% जो दर है सिलेक्शन का वो बढ़ा लेते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले ही न्यूज़ पर दिया गया इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़ हो गया, 125 लोग की मृत्यु हो गई। तो यह बहुत दुखद घटना है, पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंट क्या यह उपयोगी है, यह सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक एस्पायरेंट के तौर पर बात कर रहा हूँ। क्या ये एग्ज़ाम, देखिए, आपके इनके प्रति संवेदना हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए किसी देश की सरकार के द्वारा, या जो एजेंसियां हैं जो कार्य करती हैं, जैसे फुटबॉल फेडरेशन होगा इंडोनेशिया के, उनके द्वारा सारी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। पर क्या यह एग्ज़ाम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्तर पर यह पूछा जा सकता है? तो एकदम बिल्कुल नहीं यह पूछेगा, यह इस स्तर पर नहीं पूछा जाता है। पर हाँ, इससे रिलेटेड चीज़ों को जरूर पूछ सकता है। जैसे इससे पूछा जा सकता है क्या ऐसी भारत में भी ऐसे बहुत से स्टेडियम हैं जहां पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर इस प्रकार के खेल आयोजनों को किया जाता है। तो क्या सरकार इस दिशा में कोई दिशा निर्देश दे सकती है? तो इससे संबंध आपको प्रश्न किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, जो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित नहीं था अत्यधिक बल प्रयोग। तो यह भी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार से संबंधित कार्य करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा हम लोग किए भी हैं। तो इसने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। तो आपको यहाँ से इससे भी प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगले वर्ष इंडोनेशिया में फीफा अंडर-20 विश्व कप होगा। तो इसके प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किसी देश के आयोजकों में यह क्या क्षमता है, क्या इस प्रकार से आपको आयोजन किया जाए। भारत में भी आपको बहुत से आयोजन होने वाले, वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है। साथ ही साथ आपको अभी हॉकी का भी, महिलाओं का हॉकी का भी आप लोगों को होने वाला है मैच। तो इससे रिलेटेड फिर बहुत से क्रिकेट मैच यहाँ होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं। तो इस प्रकार के जो मैच होते हैं, तो इस पर सवालिया निशान आप लोगों को करता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न
क्रिएट किया जा सकता है। तो यह आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो यह बस केवल इसी दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए फीफा ने मांगी है रिपोर्ट, तो ये फीफा के बारे में भी आप लोगों की चर्चा होनी है, और फीफा के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप लोग जो लिस्ट दिया जाता है उसे ज़रूर कैरी करिए, ज़रूर उसको रिपीट कीजिए, याद पढ़ लीजिए, उसका की नोट्स बना लीजिए। यही सब बार बार आप लोग को रिपीट, जैसे फीफा को, अब मैं फीफा को अभी 4-5 बार आपको अगस्त लेकर अभी तक बता चुका हूँ। तो बार बार रिपीटेड चीज़ बताऊंगा तो होता क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के पेपर में वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और मेरी यही इच्छा रहती है और प्रयास रहता है आपको अधिक से अधिक एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को डेली कवर किया जाए। तो आप लोग इसे समझिएगा, कुछ चीज़ें खुद से भी किया कीजिए ताकि आप भी चीज़ों को समझ सकें। देखिए एकीकृत थिएटर कमानों के गठन का काम आगे बढ़ाएंगे सेना प्रमुख जो सीडीएस है, हाल ही में जिनका चयन हुआ है, अनिल, जिनकी नियुक्ति की गई है, सॉरी चयन नहीं, नियुक्ति होती है इन सब पदों पर। तो अनिल चौहान जो हैं वो नए सीडीएस से नियुक्त किए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले आपको जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसे एग्जाम में बार बार उनसे प्रश्न पूछा गया है। और सीडीएस का देखिए स्थापना कब हुआ था, 2019 में, तो आपको यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। और थिएटर जो कमान है तीनों सेनाओं के, जो थल सेना, वायु सेना, नौ सेना के प्रमुख के साथ अपने संवाद को बढ़ाने के लिए एकीकृत थिएटर कमान, अर्थात किसी ऐसी युद्ध स्थिति में तीनों एक पॉइंट पर जाकर तीनों कोऑर्डिनेशन करके काम करें, इसलिए सीडीएस की स्थापना की गई थी। उससे पहले क्या था, थल सेना अपने स्तर पर प्रमुख से करता था, फिर उसके बाद वायुसेना, उसी तरह जल सेना, तीनों अपने अपने स्तर के प्रमुख पर चर्चाएं करती थे। उसके बाद जाके केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्री, उनके द्वारा कोऑर्डिनेशन होता था। तो पहले इनके बीच में एक सीडीएस का पद सृजित कर दिया गया ताकि ये तीनों प्रमुख अपनी तकनीकी चीज़ों को समझ सके। उसके बाद सीडीएस डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा रक्षा मंत्रालय को, तो रक्षा मंत्री जो होंगे उनको। तो इस प्रकार से देखिए ये चीज़ सीडीएस के तौर पर आई थी, इसका फॉर्मेट यही है। या आप लोग इसे इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, मैं जो बना दे रहा हूँ इसे पाई चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इसे चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री होंगे, यहाँ पर सीडीएस होंगे, और यहाँ पर थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो यह फॉर्मेट आप लोग, ट्रायंगल जो फॉर्मेट है सेफ है, उसे याद रखिएगा, आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकिएगा। तो ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उससे पहले भी कुछ तालमेल की कमी देखने को मिली थी, तो लगातार मांग उठ रही थी ऐसे पद सृजित करने के लिए। और सीडीएस की जब नियुक्ति हुई थी उस समय मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज़ जो है प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ पर मैंने इनके संबंध में चर्चा भी किया गया था कि सीडीएस क्यों इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए देखिए, जो जनरल बिपिन रावत थे उनके द्वारा यह जो प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा रहा था थिएटर कमान, उसी को आगे बढ़ाएंगे ये नौ नियुक्त जो सीडीएस जनरल हैं, जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा। तो उन्हीं के जो दिवंगत जनरल बिपिन रावत थे उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही आपको जानना, अपडेट होगा जब थिएटर क्रिएट हो जाएगा, उसमें क्या कार्य किया गया, गतिविधि क्या हुआ, क्या संशोधन हुए हैं, उस पर हम लोग उस समय चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के न्यूज़ में। आप लोग के यूपीएससी का जो पेपर है जीएस 2, देखिए यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है उसके सरकारी नीतियाँ, एजेंसियाँ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में जो टॉपिक है उससे यह न्यूज़ कवर करता है। और स्टेट पीसीएस वाले सभी अभ्यर्थी आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, आपके जीएस के किस पार्ट में है, तो जीएस 1 में है, 2 में, 3 में, 4 में, उसे देख लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग इस न्यूज़ को वहाँ से टैली कर लीजिएगा। क्योंकि आपको यही समस्या रहती है न्यूज़ को कैसे कवर किया जाए। कोई भी न्यूज़ आता है उसके टॉपिक को देखिए, टॉपिक में क्या जिक्र है, कौन सा मेन टॉपिक जिक्र है। जैसे सरकारी नीतियाँ, तो आपके जैसे बिहार बीपीएससी में होगा 2 पेपर में, क्योंकि और आपको यूपी पीसीएस में भी 2 पेपर में होगा, एमपी में आपको चेंज हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में चेंज हो जाएगा, उसी तरह राजस्थान में चेंज हो जाएगा, हरियाणा में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा अपने पीसीएस के अनुसार। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सिलेबस अपने स्टडी स्पेस के पास, स्टडी जहाँ कर रहे हैं वहाँ अपने सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस और पीसीएस का सिलेबस दोनों आप लोग वहाँ रखिए, ताकि
चीज़ें कोऑर्डिनेट करके पढ़ने में आसान हो, ताकि आप लोग का सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से जल्दी हो। तो ये सब फॉलोअप कीजिएगा ताकि चीज़ें आसान हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, यह इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, की मदद से सीबीआई दुनिया भर में फैले संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ ग्लोबल ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा है। तो सीबीआई के बारे में कितनी बार मैंने चर्चा किया और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इस साल के मेंस में पूछेगा नहीं तो 23 के मेंस में सीबीआई से ज़रूर प्रश्न होगा। आपको 22 में जितने भी पीसीएस, स्टेट के पीसीएस है, वहाँ पर आपको सीबीआई से रिलेटेड प्रश्न होने के चांस है। या यूपी पीसीएस का बात ले लीजिए, या बीपीएससी का मेंस के बात ले लीजिए, या किसी भी स्टेट की बात ले लीजिए, जहाँ पर मेंस होना वहाँ पर संभावना है सीबीआई से प्रश्न आने की, क्योंकि सीबीआई इस वक्त बहुत चर्चा में रहा है। तो यहाँ से प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो आप लोग सारे डायग्राम पर चर्चा किया गया है, बस इस टॉपिक पर चर्चा नहीं हुआ था कि इसका इंटरनेशनल रेफरेंस क्या है, इंटरनेशनल रूप से किस प्रकार से काम कर रही है। तो देखिए, सॉरी थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, तो उसी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए देखिए, भारत में सीबीआई इंटरपोल के लिए नेशनल इंटेग्रेशन एजेंसी के रूप में काम करता है। अर्थात सीबीआई भारत का अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहयोग करता है। इंटरनेशनल भारत में जो भी इंटरपोल को भी समस्या होगी, यानी जो भी अपराध के कुछ घटनाएं ऐसी होगी जो उसके लिंक भारत से मिलेंगे, वहाँ अगर किसी देश के लोग आके भारत में रहते हैं तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? सीबीआई ही करेगा। इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन का जो एजेंसी है सीबीआई को निर्धारित किया गया है। इस माह में दिल्ली में होने वाले, देखिए, इंटरपोल कई महासभा बैठक की ग्लोबल पुलिसिंग की भारत की भूमिका को बढ़ाने को लेकर अहम फैसला होने की उम्मीद है। मैंने आपको स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में बताया है, सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में बताया है। तो ये देखिए, ग्लोबल पुलिसिंग क्या है? ग्लोबल पुलिसिंग एक्चुअली धारणा ये है कि विश्व में सभी ये पुलिस एजेंसियां हैं, जैसे केंद्रीय पुलिस एजेंसियां, उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करना। अर्थात इंटरपोल पहले क्या करता था? केवल समस्याओं को, सूचनाओं को आदान प्रदान करता था। जो भी भगोड़े होंगे, अपराधी होंगे, उसके सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, तक ही सीमित था। कोई सज़ा दिलाने के लिए कोई ऐसी मानक प्रक्रिया नहीं अपनाता था। केवल रिपोर्ट, मान लीजिए यूके में कोई अपराधी है और भारत आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, या तो इंडोनेशिया चला जाता है, तो इन तीनों राष्ट्रों को यूके की सरकार मैसेज करती है, अर्थात इंटरपोल वहाँ की जो केंद्रीय संस्था है वो आपको यहाँ पर इंटरपोल के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान करता था। भारत की एजेंसियाँ उसे पकड़ती थी, पर यही डिमेरिट था कि चीज़ें पहले जैसे नहीं रहती थी और बहुत से अपराधी इसका लाभ उठाते थे, क्योंकि सभी के प्रत्यार्पण जो संधि होते हैं वो अलग अलग होते थे। तो इसी के लिए ग्लोबल पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक मानक तय कर दिया जाए, उसके आधार पर सभी राष्ट्र के जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेट करें इंटरपोल के साथ, और जो भी कार्रवाई हो भगोड़े अपराधी को पकड़े जाने की स्थिति में उसे संबंधित देश को सौंपने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करती थी पहले। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है ग्लोबल पुलिसिंग के बाद कि इंटरपोल की शाखा के रूप में सीबीआई चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ 2 ऑपरेशन को नेतृत्व कर रही है। तो देखिए, अब ऑपरेशन भी नेतृत्व करने लगी है इंटरपोल, और जो मान लीजिए केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, तो इसी प्रकार मान लीजिए इंडोनेशिया के केंद्रीय एजेंसी होगी तो वो भी इस प्रकार के गतिविधि को करने के लिए प्रयासरत है। तो अब स्मार्ट पुलिसिंग की जगह ग्लोबल पुलिसिंग की भी चर्चा है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में अगले बार पूछने की संभावना हो सकती, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, और जब भी नया कॉन्सेप्ट आता है यूपीएससी और पीसीएस स्तर के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में प्रश्न क्रिएट होता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। देखिए, साथ ही में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन चक्र नाम दिया गया, और ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन गरुड़ नाम दिया गया। और हम लोग इसे क्या पढ़े थे, भारत में चलाया गया, एजेंसियों के द्वारा चलाया गया अभियान था। ऐसा नहीं, इंटरपोल भी इसमें कार्य और अपना कार्य किया था, सहयोग दिया था। इसके लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए ऑपरेशन चक्र और ऑपरेशन गरुड़ के लिए जो ड्रग स्मगलिंग होता है उसके लिए किया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए 18 से 21 अक्टूबर ये पीटी में आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है।
कि इंटरपोल की महासभा की बैठक कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में 11 से 21 अक्टूबर, याद रखिएगा, होगा। तो यह भी महत्वपूर्ण आपको आयोजन होने वाला, इस पर नज़र जरूर रखना है, ताकि यहाँ से जो भी आउटपुट आए वो प्रश्न पूछा जा सके, उससे जो प्रश्न पूछे जा सके उस पर हम लोग काम करें। तो देखिए, अमित शाह जी के द्वारा यह बहुत बेहतर काम किया गया कि विश्व के इंटरपोल को सभी संस्थाओं के साथ जोड़कर, विश्व के सभी संस्थाओं को जोड़कर एक ग्लोबल पुलिसिंग की कल्पना की गई थी इन्हीं के द्वारा। और देखिए, इंटरपोल की जो अमृत महोत्सव जो भारत में हो रहा है, उस पर अनुरोध किया गया था अमित शाह जी के द्वारा 2022 में ही इंटरपोल से कि भारत में इसका आयोजन किया जाए, जो इंटरपोल की महासभा। तो उसका मोहर लग गई थी 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर इसमें अब आयोजन होगा। तो ये सब पीटी फैक्ट है, और भी चीज़ें हैं। अब हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए, टर्मिनोलॉजी इस पर आएगा। देखिए, जब भी बात होगी, अब आप लोग पर सवाल होगा, पहले तो इंटरपोल के बारे में मैंने पहले आप लोग को कितनी दफ़ा चर्चा किया, वहाँ से की नोट्स बनाए होंगे, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ें सीबीआई के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूँ, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, इंटरपोल इसमें कैसे काम करेगी, कैसे कोई एजेंसी किसी देश की केंद्रीय एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो इसके लिए कुछ मानक है, जारी किया जाता है नोटिस, उसी के आधार पर होता है। जैसे इंटरपोल के द्वारा जारी की जाने नोटिस सदस्य देशों के पुलिस के अपराध से संबंधित जानकारी साझा करने, सहयोग या अलर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है। इंटरपोल पहले क्या करती थी? एक अलर्ट जारी करती थी। अलर्ट जारी करती थी सभी देशों को, जो भी इससे संबंधित, मान लीजिए कोई अपराधी है, भारत से भाग के चला गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या तो सऊदी अरेबिया, या कहीं किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में, रसिया में या कजाकिस्तान में या यूक्रेन, अमेरिका, किसी भी देश में चला गया, तो इंटरपोल क्या करता था? एक नोटिस, सहयोग नोटिस या अलर्ट जारी करता, ताकि अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध किया जा सके। किसी भी देश में अगर वो व्यक्ति है, तो उसे वहाँ की जो पुलिस है, केंद्रीय पुलिस है, वो उसे एजेंसी है, उसे वो पकड़े और इंटरपोल से संबंधित डाटा साझा करे। तो ये काम किया जाता है। इसके लिए वो 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है, अलर्ट जारी करता है। आपको यही प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है कि इस प्रकार की कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ग्लोबल पुलिसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या है 7 अलर्ट, क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहले रेड नोटिस या रेड अलर्ट जारी किया जाता है। यह नोटिस सभी इंटरनेशनल सदस्यों के संदिग्धों के ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता था, ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जाए, अर्थात अपराधी को उस देश में भेजा जाए जहां से वो अपराध करके आया है। तो यह प्रत्यर्पण की कार्रवाई किया, रेड अलर्ट जारी होता। तो येलो नोटिस याद रखिएगा, लापता नाबालिगों को खोजने और उनके व्यक्तियों की पहचान करने, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ है, में मदद करने के लिए यह येलो नोटिस जारी किया जाता है। जो भी लापता किए गए नाबालिग है, जिन मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, तो उसमें यह नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। तो यह आप लोग को याद रखना चाहिए। रेड नोटिस अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए याद रखिएगा, येलो नोटिस नाबालिगों के लिए, लापता जो नाबालिग हो गए और वो पहचान नहीं आ रहे उनके लिए। ब्लैक नोटिस याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिसों में आता है, अज्ञात शवों की जानकारी के लिए भी जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई गया, कोई व्यक्ति ऐसा गया कि अमेरिका जाता है, ठीक है, अमेरिका गया, उसका पासपोर्ट किसी वजह से खो गया, तो उसकी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? तो आइडेंटिटी पता नहीं चल पाती है। तो इसके लिए देखिए, अज्ञात शव होता है, तो इंटरपोल ही इसके लिए नोटिस जारी करता है। इंटरपोल नोटिस जारी करेगा, लगभग जो अपने सदस्य देश है उसके पास जाएगा, तो किसी देश में पासपोर्ट के जरिए वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है। तो इसलिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। तो अज्ञात शवों के लिए ब्लैक नोटिस, ठीक है। ग्रीन नोटिस याद रखिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना। मान लीजिए अबू सलीम है, या तो हिजबुल मुजाहिदीन का या किसी भी आतंकवादी संगठन का कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लगता है इंटरपोल को कि विश्व के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को गहरा असर देता है, तो उसके लिए वह ग्रीन नोटिस जारी करेगा। इस वैसे व्यक्ति पर संदिग्ध नज़र रखा जाए सभी सदस्य देशों के द्वारा उसकी गतिविधियों पर। तो यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है ग्रीन नोटिस। ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है
किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन खतरा मानकर। ऐसी कोई घटना होती है जिससे मान लीजिए कोई ड्रग्स जा रहा है, यानी जो यूज़फुल ड्रग्स होता है, कोई ऐसा केमिकल होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, पर उसके लिए स्वास्थ्य उपयोग के लिए उसका उपयोग किया, जैसे बहुत से ऐसे आपको केमिकल मिल जाएंगे जिसका ब्लैक मार्केट में बहुत उपयोगी है, इसका ब्लैक मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जब भी घटनाएं होती है या आदान प्रदान होता है, उसके लिए भी ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु या प्रक्रिया के सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्पल नोटिस। याद रखिएगा पर्पल नोटिस। और देखिए जो भी अलर्ट है उससे एक आपको पिक्चर स्लाइड शेयर किया गया है टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे देख लीजिएगा। पर्पल नोटिस और जो भी ब्लू नोटिस है, या तो येलो, ऑरेंज, जो भी नोटिस है, ग्रीन है, ब्लैक है, सभी नोटिस को एक बार पिक्चर में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिक्चर नहीं होता, की नोट जो बनेगा वहाँ पर पिक्चर जरूर ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग विजुअल समझ भी जाए। तो देखिए अपराधियों के उपयोग में किए जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों या छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्पल नोटिस या अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी अपराधी के लिए इन प्रक्रियाओं के लिए आपको नोटिस जारी इंटरपोल करता है। नेक्स्ट है 7, ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी इंटरपोल को नहीं है, तो सभी राष्ट्रों से अनुरोध कर सकता है कि आप ब्लू नोटिस जारी करके कि इस व्यक्ति अमुक के बारे में और भी जानकारियां हमें उपलब्ध कराएं। तो सभी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र से संबंधित वो व्यक्ति होगा जो अपराध करके गया है, तो उसके लिए अतिरिक्त जानकारी दे सकता है। जैसे अबू सलीम के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, जब यहाँ के भारत की केंद्रीय एजेंसी थी, वो कजाकिस्तान से लेकर पूरा आपको स्वीडन तक के लिए ब्लू नोटिस जारी करवाई थी आपको इंटरपोल से, ताकि सभी देश इसके लिए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करा सके। तो आप जब चीज़ों को समझिएगा, सभी कोऑर्डिनेटेड है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल। नोट याद रखिएगा, इंटरपोल जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसकी विशेष नोटिस उन समुदाय और व्यक्तियों के लिए भी जारी किया जाता है जो समूह और व्यक्ति यूएनएससी, यूनाइटेड जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रतिबंधों के अधीन है। तो ध्यान रखिएगा कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कोई आतंकवादी को लिस्ट में जारी करता है, लिस्ट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिस्ट जारी किया संदिग्ध व्यक्तियों का, उसके लिए भी इंटरपोल काम करता है, समझ लीजिए। तो सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, या संयुक्त राष्ट्र से भी कोऑर्डिनेट वर्क होकर काम करता है। तो अब जो भी सरकार की एजेंसियाँ होगी, मान लीजिए भारत की जिस केंद्रीय एजेंसी है, तो इसके अधीन भी आकर काम करेगी, तो बहुत ही बेहतर रूप से काम कर सकेगी भारत की एजेंसियाँ, ताकि चीज़ें कोऑर्डिनेट की जा सके ग्लोबल पुलिसिंग के संदर्भ में। अब देखिएगा, इस जो संगठन का इंटरपोल का सदस्य 194 सदस्य देश है, जो पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। इसका मुख्यालय देखिए फ्रांस के लियोन में है। तो यह प्रश्न आपसे कितनी बार पीटी में पूछा गया है, तो आप लोग इसे कवर जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट किया जा सके। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जो पहले भी बताया गया इंटरपोल से संदर्भित, सीबीआई से संदर्भित, उसके साथ आज का टॉपिक आप लोग ऐड कर लीजिएगा ताकि चीज़ें कवर हो जाए। नेक्स्ट जब भी आएगा चर्चा, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको पीटी ओरिएंट यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर किया जा सकता है ये, क्या किस राज्य के द्वारा हेलो की जगह वंदे मातरम कहने का शासनादेश जारी किया गया। पीटी के स्तर पर पूछा जा सकता है, या और भी पीसीएस स्तर पर, या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके स्तर पर पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए कोई गलत धारणा नहीं है, आप लोग इसे समझिएगा। अगर जो टेलीफोन बनाने वाले, अगर वो पहली बार अपनी बीवी का नाम नहीं लेते, हेलो उनकी बीवी का नाम था, अगर उनके बारे में हेलो नहीं बोलते, अगर कोई शब्द बोलते वो मान लीजिए चार्ली बोलते, उनकी बीवी का नाम चार्ली होता, तो हम लोग अभी भी उसी का अनुसरण चार्ली के रूप में करते, हेलो चार्ली ऐसे। क्योंकि देखिए जो धारणाएं चली आ रही है उसी का अनुसरण किया जाता है, और ये कंफर्टेबली रूप से उपयोग किया जाता रहा है सभी विश्व के द्वारा। इसलिए देखिए भारत में वंदे मातरम में कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि राष्ट्रवाद को बेहतर तरीके से और भी बढ़ाया जा सके। देखिए इसके पक्ष विपक्ष दोनों हो सकते हैं, क्या
समान रूप से लोगों के द्वारा मान्य होगा या प्रचलन में आएगा या नहीं आएगा। जैसे हेलो कहना किसी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही सहज होता है और हमारे आम धारणा के रूप में यह विकसित हो चुका है। तो इसके बीच वंदे मातरम कहना कितने जल्दी लोग इसे अडॉप्ट करते ये देखने वाली चीज़ होगी। पर आप लोगों के पीटी ओरिएंट यही पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में हेलो के जगह वंदे मातरम कहने का शासनादेश जारी किया गया है। तो आप लोग पीटी ओरिएंट इसे कवर कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार के पीटी में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो स्टेट पीसीएस होते हैं या स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उस पर आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जाता है। तो आप लोग इस सब चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पहली बार जो चीज़ें होती है ना वो प्रश्न में आ ही जाता है। आप लोगों को देखने को मिला होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए आपको इससे पहले न्यूज़ कवर किया गया था कि वायुसेना में शामिल किए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, तो वो आज शामिल हो जाएंगे। तो देखिए हाल जो है सार्वजनिक उपकरण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह विकसित किया गया, जो हल्के लाइट वेट के जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उनको। और ये देखिए इस समय जोधपुर में यह किया जाएगा। पीटी ओरिएंट है, आपको यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। ये जोधपुर के में स्थित वायुसेना के अड्डे में आयोजित किया जाएगा और इसमें रक्षा मंत्री रहेंगे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उपस्थित होंगे। तो आपको पीटी के स्तर पर यह प्रश्न किया जा सकता है। और साथ में देखिए जो सुरक्षा मामलों के मंत्रिमंडल समिति है उसने बैठकों में स्वदेश विकसित 15 और एलएससी को लगभग जो 3,887 करोड़ रुपये खरीदने की मंजूरी दी, जो लाइट वेटेड जो हेलीकॉप्टर होते उसके लिए। तो 15 हेलीकॉप्टर ये खरीदा जाएगा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा। तो यह आप लोग से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। और देखिए इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया गया, तो आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर न्यूज़ को कवर करते होंगे उनको पता होगा कि मैं किस दिन की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। लिस्ट आप लोगों को दिया जाता है, लिस्ट को ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है कि जो सभी मंत्रियों और सचिवों को कहा गया है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को अनदेखी नहीं करें। तो इसके संबंध में कुछ बातें की गई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक सेकंड, तो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हो जाता है कभी कभी। देखिए ये कहा गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बात बोली गई, तो ये चर्चा में रहेगा। इस पर मैं अलग से की नोट्स आप लोग को बना के दूंगा, क्योंकि ये जैसे इसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई थी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ आज था, उसको कवर करना था, इसलिए इस पर मैं आप लोगों को की नोट्स अलग से बना के दे दूंगा। जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का की नोट्स मिलता है ना उसमें मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और न्यूज़ में जो दिया गया इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्या इस पर नज़र है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट नीचे। देखिए झारखंड में निजी कंपनियों का स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण लागू किया गया। उसमें दिशा निर्देश जारी किया गया, जल्द से जल्द इसे लागू सख्ती से लागू किया जाए। और झारखंड स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी गजट 19 जुलाई को प्रकाशित हो चुका है। तो आपको पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें देखिए पहले भी हो चुकी है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। ताकि देखिए होता क्या है ना कि आप लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं तो मुझे भी बहुत बेहतर तरीके से काम करने में आसानी होता है। मान लीजिए न्यूज़ पर मैं फिर से डिस्कस करूंगा, तो जो चीज़ें 29 जुलाई के आसपास मैंने जो चर्चा किया था फिर से आपको अभी चर्चा करना होगा। इसलिए मैं चीज़ों को बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक्टिव मोड में काम करना होगा। एक्टिव मोड कहने का अर्थ जो आज बोल दिया गया है उस पर आप ज़रूर की नोट्स बना लीजिए, उसे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही उपयोगी होगा। या आप लोग इसको अभी तक समझ भी गए होंगे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें लगातार दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के टॉपिक टैली कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए एक सेगमेंट से करने से, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के सेगमेंट करने से लगभग 55 से लेकर
45 से लेकर 55% तक आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बताइए। आपको और 10 से 15% काम करना है जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पे नहीं होता है। जैसे आपको हिस्ट्री का पार्ट करना हो जाएगा, ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको करना हो जाए, इसी प्रकार आपको जो चीज़ें हैं करनी हो जाएगी, क्योंकि इससे करेंट के चीज़ आपको नहीं छूटेगा। करेंट से जो सब टॉपिक होता है उसका पार्ट, जैसे आरक्षण के संदर्भ में अब 75% आरक्षण है, तो आरक्षण के संदर्भ में चर्चा किया गया, तो आरक्षण से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को कवर करना, अगर आप लोग हमें कोऑपरेट करते तो और भी बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकेंगे और बहुत ही आउटपुट इसका बेहतर आएगा। तो आप लोग भी की नोट्स ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि चीज़ें समझी जा सके और किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखे कोई भी अभ्यर्थी। अगर किन्हीं को लगता है कि मेरे लिखने से सामने वाला क्या सोचता है, तो ये आप अपने मन से भ्रम हटा दीजिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता है। आप अपने में सुधार कीजिए, बाकी सभी देखा देखी आने होता है, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, आपको भी काम करने में मज़ा आएगा चीज़ें, क्योंकि उसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग काम कीजिए ताकि और भी बेहतर तरीके से काम करें। देखिए पीटी ओरिएंट एक न्यूज और है, कल शहरी का आया था, आपको ग्रामीण पुरस्कार में तेलंगाना सबसे टॉप पर है, उसके बाद हरियाणा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हुआ है उसमें। उसी तरह छोटे राज्यों में आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार वो टॉप पर रहा है, दादर नगर हवेली दूसरे स्थान पर और सिक्किम तीसरे स्थान पर। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी बेहतर तरीके से काम किया जा सके और भी लोग हमसे जुड़ सके। आप लोग सीरियसली काम नहीं करते हैं, मुझे पता है, बार बार आप लोगों को बोलना पड़ता है, पर क्या करें, मेरा भी काम है बोलना। तो आप लोग इस सब चीज़ को कवर कीजिएगा ताकि चीज़ें और भी आसान होते चला जाए। देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे किसी भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कोई भी अभ्यर्थी नहीं करे, हिंदू भी, मुस्लिम भी और भी कोई रिलीजन के लोग हैं वो भी नहीं। आप एक एस्पिरेंट है, अगर हिंदू अभ्यर्थी अगर इंटरव्यू में जाता है या मेंस में बैठता है तो आपके पास एक न्यूट्रल रास्ता होना चाहिए। इस समस्या इस विषय के संदर्भ में आपके पास राय होना चाहिए। अगर मुस्लिम अभ्यर्थी है तो उसके पास इसके संदर्भ में ठोस कारक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें सही है या गलत है। तो दोनों अभ्यर्थी अगर पहुंचते हैं एक एस्पिरेंट के तौर पर, क्योंकि आपके मानक की जांच आपके शब्दों से की जाती है कि आपका विचारधारा कैसे है, आप किस रूप से काम करना चाहते हैं, किस रूप से सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। किसी संकीर्ण मानसिकता के साथ आप जाते हैं तो आपका चयन किसी भी आधार पर नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। तो देखिए जो समस्या है उसके बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मैं बार बार बोलता हूँ संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तो इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। तो इस पर मैंने सभी जो अंडरलाइन है इसे आज आप लोग लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, आने वाले समय में आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे 32 सेंट्रल वक्फ बोर्ड और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है देश में, तो ये आप लोगों को 95 में वक्फ अधिनियम आया था, 2013 में संशोधन अधिनियम शक्ति बढ़ाई गई थी। और देखिएगा 2009 के आंकड़े में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 4 लाख एकड़ ज़मीन थी। याद रखिएगा रेलवे, सेना और उसके बाद तीसरा स्थान वक्फ बोर्ड का संपत्ति आता है। तो कितनी बड़ी संपत्ति इसके पास है आप समझ सकते हैं। और उसका अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है इसके नियम और निर्देशन बनाने का, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके कि इसके मिसयूज, देखिए इसका यूज़ सही यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मिस यूज होता है उस पर दिक्कतें सार्वजनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में देखने को मिल जाती है। और लगातार कुछ वर्ष से यह देखने को मिला है, इसका मिसयूज वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का किया जा रहा है, खुद उन लोगों के द्वारा ही जो इसके कर्ता धर्ता है। तो ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए पहले वक्फ बोर्ड आप समझिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ दिया हुआ है वक्फ बोर्ड। देखिए एक सेकंड, अंडरलाइन बहुत किया हुआ है, इसी के लिए एक सेकंड मैं आप लोग को वहीं से दिखाता हूँ जहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने शब्दों में नहीं बोलूँगा क्योंकि चीज़ें देखिए ये सब सेंसिटिव मुद्दा होता है, अगर एक पक्ष को अच्छा लगेगा तो एक दूसरे पक्ष को बुरा लग जाएगा। इसलिए जो विचारक जो बोल रहे हैं, जो बौद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं, उसी के शब्दों को बोला जाए ताकि हम लोग भी संतुलित रूप से रहें और सामंजस्य स्थापित कर सके। तो देखिए यहाँ पर किसी मुस्लिम और धार्मिक एवं पवित्र उद्देश्य से परोपकार जो करते
खुदा के को हमेशा के लिए दान कर दी जाने वाली जो संपत्ति उसे वक्फ बोर्ड किया जाता है। सिंपल सा शब्दों में, कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा, वो खुदा अल्लाह के नाम पर कुछ संपत्ति या कुछ इस प्रकार के ज़मीन जायदाद दान कर देता है जिसका मूल्य का उपयोग वक्फ की संपत्ति के रूप में की जाती है और उसका उपयोग धार्मिक उत्थान के लिए किया जाता है, तो उसी को वक्फ बोला जाता है। वक्फ मतलब सर्वोच्च दान कहा जा सकता है, सिंपल सा शब्दों में कहा जाए तो यही सर्वोच्च दान किया जाता है। और वो जो इकट्ठा हो जाती है संपत्तियाँ, उसको वक्फ संपत्तियाँ बोली जाती है और इसके लिए नियम बना है। देखिए, मुस्लिम शब्द हटा दिया गया था जिससे अब किसी भी धर्म व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति वक्फ के लिए दान दी जा सकती है। वैसे तो वक्फ परोपकार के लिए किया गया दान है, किंतु वक्फ अधिनियम वक्फ अनल औलाद यानी प्राइवेट वक्फ को भी मान्यता देती है। तो देखिए यहाँ बात यहाँ समझने वाली, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, उसके द्वारा जो कुल संपत्तियों का अर्जित किया जाता है उसे ही वक्फ संपत्ति के रूप में माना जाता है। अब हम लोग वक्फ परिभाषा देख लेते क्या है। देखिए यहाँ पर वक्फ के परिभाषा के अनुसार वाकिफ का वयस्क होना या स्वस्थ दिमाग होना आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की गई है वक्फ की परिभाषा के अनुसार वाकिफ का वयस्क सदस्य होना या स्वस्थ दिमाग होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मौखिक रूप से भी की जा सकती है, इसकी लिखित होना आवश्यक नहीं है। यही सबसे बड़ा डिमेरिट इस वक्फ अधिनियम के तहत देखने को मिलता है। तो यह आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर बहुत सा एक्ट दिया गया जिस पर चर्चा की गई, जो अनुच्छेद 25-26 याद रखिएगा, 25-26, 14-15, 29-30 और एक्ट का बात किया गया। ये सब सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। इंडियन जो ट्रस्टी एक्ट 1886 है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, चैरिटेबल जो एंडामेंट एक्ट है 1890, ऑफिशियल स्टडी एक्ट 1913 और इसका चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्ट 1990 जैसे अधिनियमों के तहत सभी समुदाय को जुड़े ट्रस्ट और दान आदि का प्रबंधन किया जाता है। इन्हीं सभी के साथ लेने देने बजाय एक धर्म को केंद्रित वक्फ कानून बना दिया गया है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतना विवाद में रहा यह जानिए। अब देखिए, सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं यहाँ कुछ बातें आप लोगों को बोलूँगा जो की पॉइंट के रूप में आप लोगों को जाननी चाहिए। मैं आप शुरू में ही बोला, किसी भी संपत्ति को अर्जित करना गलत नहीं है, पर अर्जित करके उसका गलत उपयोग करना यह सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति पैदा करता है। किसी भी धर्म और धर्म के विकास के लिए, अपने धार्मिक विकास के लिए स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान के द्वारा और ये वाजिब भी है, पर ये गलत तरीके से उसको इकट्ठा करना ये बहुत ही मिसयूज इसका। मान लीजिए वक्फ के पास इतनी बड़ी संपत्ति है तो उसे सार्वजनिक रूप से उसका आंकड़ा होना चाहिए कि हाँ आपकी संपत्ति किस यूज़ में हो रही है। तो मान लीजिए आपके एरिया में वक्फ की समिति है, वक्फ की बोर्ड की संपत्ति है, मान लीजिए इतना बड़ा शहर है, उसमें अगर इतना बड़ा वक्फ की समिति की संपत्ति टोटल है तो इसका रिलायबल यूज़ हो रहा है, पर इसका क्या यूज हो रहा है सभी व्यक्तियों को जानने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म पंथ से रिलेटेड क्यों नहीं हो। आप केवल इस आधार पर इसको नहीं कर सकते कि वक्फ की संपत्ति है और यह पर एक मालिकाना हक इस समिति की होती है, ये इस आधार पर इसका आकलन नहीं कर सकते। आप एक सिविक सोसाइटी में रहते हैं तो सिविक सोसाइटी में लेकर दाना से लेकर अर्थात छोटे कंकड़ से लेकर पहाड़ों तक का आकलन सोसाइटी के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग सोसाइटी के लिए होना चाहिए। और सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार होता है कि उसके संपत्तियों का, उसके भूभागों का उपयोग किस रूप से हो रहा है और इसीलिए किया जा रहा है इसका आकलन कि वक्फ के पास समितियों का जो संपत्ति है बस वक्फ बोर्ड के पास वो किस यूज में किया जाता है। अगर धार्मिक यूज में किया जा रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसका मिस यूज किया जा रहा है। अगर बहुत यूपी में देखने को मिला है, ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली है, उसका औद्योगिक उपयोग किया गया है और देखिए ये 30 साल के लिए ही जारी किया जाता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, आप लोग को देखिएगा। यहाँ पर देखिए अधिकतम 30 वर्षों के लिए ही वक्फ की संपत्ति दी जा सकती है और शॉपिंग मॉल, मार्केट या आवासीय अपार्टमेंट ही क्यों ना हो बना दिया जाए, यह संपत्ति हमेशा वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर यहीं से आपको बड़े बड़े जो ब्रोकर होते हैं उनका यहाँ पर प्रभाव होता है।
का मॉडरेशन क्या है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन केवल वक्फ बोर्ड ही करेगा और भी सरकारी कोई भी एजेंसियां नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए अपार्टमेंट बनाया है तो अथॉरिटी होगी ना, अपार्टमेंट अथॉरिटी होती है, रेरा जैसे दिल्ली में है, उसी प्रकार से बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, सभी जगह शहरी निकाय के अथॉरिटी होते हैं, उनको अधिकार नहीं है वहाँ पर मेंटेनेंस उनके चीज़ों को देखने के लिए। शॉपिंग मॉल है तो आपको औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको शक्ति नहीं प्राप्त है, तो यह सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है। मान लीजिए वक्फ संपत्ति है, आपको किसी रिलेशन के रूप में अगर कोई संपत्ति दे भी जाता है, उसका कोई कानूनी संवैधानिक जांच नहीं होती है, तो क्या होता है उसका मिसयूज, एक्चुअल जो चीज़ में उपयोग होना चाहिए वक्फ संपत्तियों का नहीं हो पाता है, बाकी दूसरे बिहाफ में सभी तरीके से हो सकता है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ दी गई है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज के न्यूज़ में इतना ही है। देखिए पहले आर्टिकल था, आर्टिकल उतना उपयोगी नहीं, बस 5G के बारे में देखिए आप लोग पहले भी चर्चा किया गया है, तो इसे बस अंडरलाइन जो किया हुआ उसे देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें की नोट्स में आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए होता क्या कि बहुत सी न्यूज़ें आप लोगों को नहीं दी जाती है, ताकि एक्सेस आप लोग नहीं पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें दी गई है उसे कवर करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग के लिए उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का जो चीज़ें बताई गई उसे आप लोग की नोट्स बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर 6G सर्विस विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। देखिए भारत 6G के लिए कमेटी गठित की गई है, उसके लिए आपको दिशा निर्देश करेगा कैसे। अभी 5G लॉन्च हो रहा है, 13 शहरों में ये लॉन्च होगा। कल भी इस पर मैंने चर्चा किया था, अब 6G की चर्चा होने लगी है, तो इससे आपको अगले वर्ष तक प्रश्न पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग विशेष रूप से कभी चर्चा करें, क्योंकि अभी चीज़ें आने दीजिए। शुरुआत में पहले ही कुछ चीज़ें नहीं बता देनी चाहिए, नहीं तो होता क्या है ना, अतिशयोक्ति हो जाती है। इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए, समय के साथ सभी चीज़ों को पूरा किया जाएगा। और भी देखिए हाँ, चीन निरंकुशता को विस्तार को रोकने के लिए हाथ मिलाएगा भारत अभियान, इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं। तो चीनी निरंकुशता क्या था, इस पर पहले भी हम लोग बात चर्चा किए हैं। इस पर मैं आपको की नोट्स दूंगा। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अनफिट लग रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आज समाप्त जल्दी से जल्दी कर दूँ, ताकि देखिए मैं 1-2 दिन में सभी रिकवर कर लूँगा, ताकि अच्छे तरीके से काम किया जा सके। इसीलिए आप लोग वेट कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अमर सर के साथ आप लोग जुड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ कवर करा दूंगा। बस मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊं, अभी जस्ट उभरा ही हूँ तबीयत से, तो 2-4 दिन और भी लग सकता है। तो जो जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई उसे ज़रूर कर लीजिएगा। और न्यूज़ है, 2 दिन और न्यूज़ बचा है, क्योंकि दुर्गा पूजा है, तो आप लोग ज़रूर दुर्गा पूजा में इन्वॉल्व होंगे। सभी लोगों को बधाई दुर्गा पूजा के लिए। और आप लोग न्यूज़ हम लोग छोटे छोटे फॉर्मेट में लाएंगे, ताकि आप लोग का भी कवर होता जाए, और दुर्गा पूजा पर रेगुलर बेहतर तरीके से जो 1 घंटे का शेड्यूल होता है उस पर हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।